नमस्ते। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। आपको क्या लगता है कि आपके ज्यादातर फैसले वो कौन लेता है? जाहिर है ज्यादातर लोग यही कहेंगे मैं ही लेता हूँ और कौन लेगा। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि आपके दिमाग के अंदर न एक ऐसा किरदार बैठा है जो ज्यादातर समय ऑटो पायलट पर रहता है और आपके बड़े से बड़े फैसलों को चोरी छुपे प्रभावित कर रहा है। और आपको पता भी नहीं चलता। और यही वो मतलब चौंकाने वाली हकीकत है जिसे नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल काहनमैन अपनी जबरदस्त किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में उजागर करते हैं। हाँ, काहनमैन जो एक मनोवैज्ञानिक हैं, पर उन्हें नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में मिला। ये अपने आप में ही बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने हमें ये समझाया कि इंसान हमेशा तार्किक यानी रैशनल फैसले नहीं लेता, जैसा कि पारंपरिक अर्थशास्त्र मानता था। ये किताब एक तरह से हमारे दिमाग के काम करने के तरीके का एक यूजर मैनुअल है। बिल्कुल। आज हम इसी यूजर मैनुअल की गहराई से पड़ताल करेंगे। हम अपने दिमाग में चल रही इस तेज और धीमी सोच की जंग को समझेंगे। और उन अदृश्य मानसिक जालों को पहचानेंगे जो हमसे रोज गलतियां करवाते हैं। चाहे वो शॉपिंग हो, निवेश हो या किसी पर भरोसा करने का फैसला ही क्यों ना हो। तो चलिए अपने ही दिमाग के इस छुपे हुए आर्किटेक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कानमैन हमें हमारे दिमाग के दो मुख्य किरदारों या सिस्टम्स से मिलवाते हैं। इन्हें बस नाम दिया गया है सिस्टम 1 और सिस्टम 2। ये दिमाग के कोई अलग अलग हिस्से नहीं है ना? मतलब ये सोचने के दो अलग अलग तरीके हैं। हाँ, बिल्कुल सही। ये सोचने के दो मोड्स हैं। तो सिस्टम 1 जो है वो हमारा हीरो है, तेज, स्वचालित और सहज। वो बिना किसी मेहनत के काम करता है। जैसे ही मैं पूछूं 2 और 2 कितने होते हैं, आपके दिमाग में 4 अपने आप कौंध जाता है। आपको सोचना नहीं पड़ता। हम्म जब आप किसी का गुस्से वाला चेहरा देखते हैं तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। ये सब सिस्टम 1 का काम है। ये हमारा ऑटो पायलट है। मतलब ये हमारा गट फीलिंग या अंतर्ज्ञान वाला हिस्सा है। ये तो बहुत काम का लगता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये बहुत काम का है, लेकिन यही हमारा विलन भी है। अच्छा। देखिए, सिस्टम 1 हमारा दुश्मन नहीं है। इसी की वजह से हम गाड़ी चलाते हुए अचानक ब्रेक लगा पाते हैं या किसी खतरे को तुरंत भांप लेते हैं। समस्या तब होती है जब सिस्टम 1 उन मामलों में दखल देता है जो असल में सिस्टम 2 के लिए बने हैं। और सिस्टम 2 क्या है? सिस्टम 2 हमारा धीमा, विश्लेषणात्मक और सच कहूं तो आलसी किरदार है। आलसी? हाँ, जब इसे काम करना पड़ता है तो मेहनत लगती है, मानसिक ऊर्जा खर्च होती है। अगर मैं आपसे कहूं 17 को 24 से गुणा करें तो क्या होगा? मुझे पेन पेपर चाहिए होगा, सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, आपका सिस्टम 1 इसका जवाब नहीं दे सकता। आपको ध्यान लगाना होगा, सोचना होगा। ये काम सिस्टम 2 का है। ये तर्क करता है, योजना बनाता है और आत्मनियंत्रण रखता है। दिक्कत यह है कि सिस्टम 2 बहुत आलसी है। और जब तक बहुत जरूरी ना हो वो अपनी जगह से हिलना पसंद नहीं करता। एकदम। तो ज्यादातर गड़बड़ तब होती है जब हमारा तेज तर्रार सिस्टम 1 कोई जल्दबाजी में फैसला ले लेता है और हमारा आलसी सिस्टम 2 उसे दोबारा जांचने की जहमत नहीं उठाता। ये तो बहुत दिलचस्प है। चलिए इसे एक क्लासिक पहेली से समझते हैं जो काहनेमैन ने अपनी किताब में दी है। एक बैट और एक बॉल की कुल कीमत 110 रुपए है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। बैट की कीमत बॉल से 100 रुपए ज्यादा है। तो बताइए बॉल की कीमत क्या है? मेरे दिमाग में जो पहला जवाब आया वो है 10 रुपए। और यही ज्यादातर लोगों का जवाब होता है। ये आपके सिस्टम 1 का जवाब है, तेज, सहज और गलत। बिल्कुल गलत। सोचिए, अगर बॉल 10 रुपए की है और बैट उससे 100 रुपए महंगा है तो बैट हुआ 110 रुपए का। दोनों को मिला के 120 रुपए हो जाएंगे। अरे हाँ। जबकि सवाल में 110 रुपए बताए गए हैं। सही जवाब निकालने के लिए मुझे अपना सिस्टम 2 इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ा हिसाब लगाना पड़ेगा। ओके, तो सही जवाब 5 रुपए है। बॉल 5 रुपए की, बैट 105 रुपए का। और कुल मिला के 110 रुपए। देखा आपने? वाह! ये दिखाता है कि कैसे हमारी पहली प्रतिक्रिया, हमारी गट फीलिंग हमें धोखा दे सकती है। बिल्कुल। और ये तो बस एक शुरुआत है। किताब उन ढेरों मानसिक जालों या कहें कि बायस से भरी है जिनमें हमारा सिस्टम 1 रोज फंसता है। ये ऐसे ग्लिच हैं जो हमारे सोचने के तरीके में पहले से ही मौजूद हैं। तो अगर हमारा सिस्टम 1 इतनी गलतियां करता है तो वो कौन से आम जाल हैं जिनमें हम फंस जाते हैं? ऐसा लगता है जैसे हमारा दिमाग पहले से ही कुछ पूर्वाग्रहों के साथ आता है। हाँ, और उनमें से एक सबसे अजीब है प्राइमिंग इफेक्ट। प्राइमिंग? हाँ, इसका मतलब है कि एक विचार, शब्द या छवि जिसे हम देखते हैं वो हमारे बाद के विचारों और व्यवहार को अनजाने में अवचेतन रूप से प्रभावित कर सकता है। इसका कोई उदाहरण है? एक बहुत मशहूर प्रयोग है
कुछ लोगों को ऐसे शब्द दिखाए गए जो बूढ़े होने से जुड़े थे, जैसे झुर्रियां, भूलना, अकेलापन। बाद में जब वे गलियारे से चलकर बाहर गए तो वे अनजाने में बाकी लोगों के मुकाबले धीरे धीरे चले। उन्हें पता भी नहीं चला कि ऐसा क्यों हुआ। उन शब्दों ने उनके दिमाग को प्राइम कर दिया था। ये तो थोड़ा डरावना है। इसका मतलब है कि हमारे आसपास का माहौल, जैसे ऑफिस में लगे पोस्टर्स, दुकान में बज रहा संगीत या टीवी पर चल रहे विज्ञापन, हमारे फैसलों पर असर डाल रहे हैं और हमें इसका एहसास तक नहीं है। बिल्कुल। एक और अध्ययन में पाया गया कि जब एक दुकान में फ्रांसीसी संगीत बज रहा था तो लोगों ने ज्यादा फ्रांसीसी वाइन खरीदी, और जब जर्मन संगीत बजा तो जर्मन वाइन की बिक्री बढ़ गई। और जब लोगों से पूछा गया होगा तो किसी को भी इस बात का अंदाजा ही था कि संगीत उनके चुनाव को प्रभावित कर रहा था। हमारा सिस्टम 1 इन बाहरी संकेतों को पकड़ता है और हमारे व्यवहार को उसी दिशा में मोड़ देता है। वाह, तो ये तो हुई अवचेतन मन की बात। लेकिन तब क्या होता है जब हमें कोई जानकारी सीधे सीधे जानबूझकर दी जाती है? क्या उसका भी ऐसा ही असर होता है? हाँ, और वो हमें एक और बड़े मानसिक जाल की तरफ ले जाता है, जिसे एंकरिंग इफेक्ट कहते हैं। एंकरिंग मतलब? लंगर डालना। बिल्कुल। हमें मिली पहली जानकारी हमारे दिमाग में एक लंगर यानी एंकर डाल देती है, और हमारे बाद के सभी अनुमान और फैसले उसी लंगर के आसपास घूमते हैं, भले ही वो पहली जानकारी पूरी तरह से अप्रासंगिक क्यों ना हो। मैं ये एंकरिंग इफेक्ट हर बार महसूस करती हूँ जब मैं किसी ऑनलाइन सेल में शॉपिंग करती हूँ। अब बताइए। जैसे ही मैं पहले कीमत 5,000 रुपए, अब सिर्फ 2,500 रुपए का टैग देखती हूँ, मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। हाँ, वो 5,000 का एंकर एक यह मजबूत होता है कि 2,500 मुझे एक शानदार डील लगने लगती है। मैं ये सोचना ही भूल जाती हूँ कि क्या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत भी है या नहीं, या उसकी असली कीमत 2,500 भी है या नहीं। आपने एकदम सही पकड़ा। रिटेल की पूरी दुनिया इसी पर चलती है, और ये सिर्फ शॉपिंग तक सीमित नहीं है। ये ऊंचे दाव वाले परिदृश्यों में और भी खतरनाक हो जाता है। जैसे कि निवेश में? बिल्कुल। मान लीजिए किसी स्टॉक की कीमत कभी 2,000 रुपए थी और अब गिरकर 500 हो गई है। निवेशक उस 2,000 की पुरानी कीमत से एंकर हो जाते हैं और सोचते हैं, वाह, ये तो बहुत सस्ता मिल रहा है। सही बात है। वे इस बात पर ध्यान नहीं देते कि शायद कंपनी की हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि उसकी असली कीमत 100 रुपए भी नहीं होनी चाहिए। वो पुरानी अप्रासंगिक जानकारी उनके आज के फैसले को जकड़ लेती है। कमाल है कि सिर्फ एक नंबर हमारे सोचने के तरीके को कैसे बदल सकता है। पर क्या सिर्फ नंबर ही ऐसा करते हैं, या शब्दों का भी ऐसा ही असर होता है? मतलब क्या एक ही बात को अलग अलग तरीके से कहने पर हमारा फैसला बदल सकता है? बिल्कुल, और यहीं पर फ्रेमिंग इफेक्ट सामने आता है। फ्रेमिंग यानी किसी चीज को एक फ्रेम में पेश करना। हाँ, एक ही जानकारी को प्रस्तुत करने का तरीका हमारे फैसले को पूरी तरह से पलट सकता है। इसका क्लासिक उदाहरण है, अगर एक डॉक्टर कहे कि इस ऑपरेशन में 90% बचने की संभावना है, तो ज्यादातर मरीज हाँ कह देंगे। हाँ, ये तो काफी आश्वस्त करने वाला लगता है। लेकिन अगर वही डॉक्टर कहे कि इस ऑपरेशन में 10% मरने का खतरा है, तो कई लोग डर जाएंगे और शायद मना कर देंगे। लेकिन ये तो एक ही बात है, बस कहने का तरीका अलग है। ये तो सिर्फ शब्दों का खेल लगता है। ये शब्दों का खेल ही है, लेकिन हमारा सिस्टम 1 तर्क पर नहीं, भावनाओं पर चलता है। 90% बचना एक सकारात्मक भावना पैदा करता है, जबकि 10% मरना एक बहुत ही नकारात्मक और डरावनी तस्वीर बनाता है। और हमारा सिस्टम 1 उस भावना पर प्रतिक्रिया करता है, न कि आंकड़ों के पीछे के तर्क पर। एकदम सही। कंपनी और मीडिया इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। कोई कंपनी कह सकती है, इस साल हमारी बिक्री 15% बढ़ी, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि उनका मुनाफा 20% घट गया है। वो जानबूझकर जानकारी को ऐसे फ्रेम करते हैं जो उनकी कहानी का समर्थन करे। बिल्कुल। और वो जो मरने का डर वाली नकारात्मक भावना है, वो हमें एक और सबसे शक्तिशाली पूर्वाग्रह की ओर ले जाती है, लॉस अवर्जन, यानी नुकसान से बचने की प्रवृत्ति। नुकसान से बचना? मनोवैज्ञानिक रूप से 1,000 रुपए खोने का दर्द 1,000 रुपए पाने की खुशी से लगभग दोगुना ज्यादा होता है। हमें नुकसान से नफरत है। एक मिनट, लेकिन नुकसान से बचना तो एक स्वाभाविक और समझदारी वाली बात है। इसमें गलत क्या है? क्या ये बस स्मार्ट होना नहीं है कि कोई अपना पैसा ना खोना चाहे? इसे पूर्वाग्रह या बायस क्यों कहा जा रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। ये एक पूर्वाग्रह तब बन जाता है जब नुकसान का डर तर्कहीन हो जाता है और हमें पंगु बना देता है, जब ये हमें बेहतर फैसले लेने से रोकता है। अच्छा। यही वो वजह है कि लोग खराब नौकरियों में, बुरे रिश्तों में या घाटे वाले निवेश में सालों तक फंसे रहते हैं।
नुकसान को स्वीकार करने का जो निश्चित दर्द है वो एक बेहतर भविष्य की अनिश्चित संभावना से कहीं ज्यादा भारी लगता है। मतलब हम एक गारंटी शुदा बुरी स्थिति को एक जोखिम भरी लेकिन संभावित रूप से बेहतर स्थिति पर तरजीह देने लगते हैं, सिर्फ उस नुकसान से बचने के लिए। और ये जो नुकसान को स्वीकार न करने की बात है, ये मुझे एक और चीज की याद दिलाती है। जब हम किसी चीज में बहुत ज्यादा समय, पैसा या मेहनत लगा चुके होते हैं और उसे सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ पाते। हाँ, और उसे कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी, यानी डूबी लागत का भ्रम। डूबी लागत का भ्रम। हम किसी चीज में सिर्फ इसलिए और पैसा या समय झोंकते रहते हैं क्योंकि हम उसमें पहले ही बहुत कुछ लगा चुके होते हैं। इसका सबसे आम उदाहरण है खराब मौसम के बावजूद किसी कॉन्सर्ट में जाना क्योंकि टिकट पर पैसे खर्च हो चुके हैं। बिल्कुल, हम ये भूल जाते हैं कि पैसा तो अब जा चुका है, वो एक संक कॉस्ट है, वो वापस नहीं आने वाला। भविष्य का फैसला वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर लेना चाहिए, न कि अतीत के खर्चों के आधार पर। ये तो सिर्फ कॉन्सर्ट के टिकट तक सीमित नहीं होगा, है ना? बिल्कुल नहीं। सोचे उस सरकारी या कॉरपोरेट प्रोजेक्ट के बारे में जिसमें करोड़ों लग चुके हैं और सब जानते हैं कि वो फेल होगा, लेकिन कोई उसे बंद करने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि हम इतना आगे आ चुके हैं। हाँ, ये पूर्वाग्रह हमें अतीत का कैदी बना देता है और भविष्य में और भी गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। और अक्सर जो चीज हमें इन गलत फैसलों में फंसाए रखती है वो है कि हम किस तरह की जानकारी पर ध्यान देते हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है उपलब्धता यूरिस्टिक। अवेलेबिलिटी यूरिस्टिक। हाँ, जिन घटनाओं या कहानियों की तस्वीरें हमारे दिमाग में आसानी से आ जाती हैं, जो ज्यादा नाटकीय, भावनात्मक या हाल ही में हुई होती हैं, हमें लगता है कि वो ज्यादा आम है। मतलब वो हमारे दिमाग में ज्यादा अवेलेबल होती हैं। एग्जैक्टली। जैसे टीवी पर एक हवाई जहाज दुर्घटना की खबर देखने के बाद हमें हवाई यात्रा बहुत ज्यादा जोखिम भरी लगने लगती है, जबकि आंकड़ों के हिसाब से कार चलाना कहीं ज्यादा खतरनाक है। लेकिन कार दुर्घटनाओं की खबरें उतनी नाटकीय नहीं होती। बिल्कुल, इसलिए वह हमारे दिमाग में उतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होती और हमारा सिस्टम 1 आंकड़ों के बजाय उस आसानी से उपलब्ध डरावनी तस्वीर पर प्रतिक्रिया करता है। और मैं शर्त लगा सकती हूँ कि हम ऐसी ही आसानी से उपलब्ध जानकारी को ज्यादा खोजते भी होंगे, है ना? एकदम सही। और ये हमें आखिरी बड़े पूर्वाग्रह पर लाता है, कंफर्मेशन बायस या पुष्टिकरण पूर्वाग्रह। ये तो मैंने सुना है। हम स्वाभाविक रूप से उन सूचनाओं को ढूंढते, याद रखते और उन पर विश्वास करते जो हमारे पहले से बने हुए विचारों की पुष्टि करती हैं। और जो जानकारी हमारे विचारों को चुनौती देती है, हम उसे या तो नजरअंदाज कर देते हैं या उसे गलत बताकर खारिज कर देते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई निवेश अच्छा है, तो आप सिर्फ उसके बारे में अच्छी खबरें पढ़ेंगे। अगर आप किसी राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं, तो आप सिर्फ वही न्यूज चैनल देखेंगे जो आपकी राय से सहमत हो। ये हमें एक वैचारिक बुलबुले में कैद कर देता है और हमें अपनी गलतियों को देखने से रोकता है। बिल्कुल। तो ये हमारे दिमाग के उन सभी तरीकों का एक दौरा था जिनसे वो हमें धोखा दे सकता है। ये थोड़ा निराशाजनक है। क्या कोई उम्मीद है? हम इन सभी मानसिक जालों से कैसे लड़ सकते हैं? उम्मीद बिल्कुल है, और पहला और सबसे जरूरी कदम है जागरूकता। सिर्फ ये जानना कि ये पूर्वाग्रह मौजूद हैं, हमें उन पर सवाल उठाने की ताकत देता है। मतलब सिर्फ ये पता होना कि ये जाल बिछे हुए हैं हमें उनमें फंसने से बचा सकता है? हाँ, जब आपको पता हो कि एंकरिंग इफेक्ट जैसी कोई चीज होती है, तो अगली बार जब आप कोई बड़ी छूट देखेंगे तो आप एक पल रुककर खुद से पूछ सकते हैं, क्या ये वाकई एक अच्छी डील है या मैं सिर्फ उस पहली कीमत से प्रभावित हो रही हूँ? और दूसरा, जैसा कि किताब का शीर्षक कहता है, धीमा सोचें। बिल्कुल, जब भी कोई जरूरी फैसला लेना हो, करियर बदलना, घर खरीदना, कोई बड़ा निवेश करना, तो अपने तेज सिस्टम 1 को थोड़ा शांत करें और अपने आलसी सिस्टम 2 को काम पर लगाएं। खुद को सोचने का समय दें। जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। एक और तरीका है फैसले को अलग अलग फ्रेम में रखकर देखना। अगर कोई आपको फायदे गिना रहा है, तो रुककर सोचें कि संभावित नुकसान क्या हो सकते हैं। अगर कोई कह रहा है कि 90% बचने की संभावना है, तो खुद से पूछें कि उस 10% मरने के खतरे का असल में क्या मतलब है। बिल्कुल, समस्या को उल्टा करके देखने से अक्सर एक नया और साफ नजरिया मिलता है। और कन्फर्मेशन बायस से लड़ने के लिए जानबूझकर ऐसे सबूत खोजें जो आपके विचार के खिलाफ हों। ये सुनने में अजीब लगता है, पर शायद जरूरी है। ये असहज हो सकता है, लेकिन ये बहुत बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी चीज में निवेश करना चाहते हैं, तो उन सभी कारणों की सूची बनाएं कि ये एक बुरा विचार क्यों हो सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिसकी राय आपसे अलग हो। ये आपको उन जोखिमों को देखने में मदद करेगा जिन्हें आपका आशावाद आपको देखने नहीं दे रहा था।
कहानमैन एक बहुत अच्छी तकनीक बताते हैं जिसे प्री मॉर्टम कहते हैं। प्री-मॉर्टम, पोस्टमॉर्टम की तरह। हाँ, लेकिन पहले किसी भी बड़ी योजना को शुरू करने से पहले अपनी टीम के साथ बैठें और कल्पना करें कि 1 साल बीत चुका है और आपकी योजना पूरी तरह से फेल हो गई है। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। अब हर कोई उन सभी संभावित कारणों को लिखेगा जिनकी वजह से ये विफलता हुई। ये तकनीक लोगों को बिना किसी डर के उन जोखिमों और कमियों को उजागर करने की आज़ादी देती है जिन्हें वे आमतौर पर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारा दिमाग एक अद्भुत मशीन है, लेकिन यह अचूक नहीं है। ये कुशल होने के लिए शॉर्टकट का इस्तेमाल करता है, जो कभी-कभी हमें भटका देते हैं। और थिंकिंग फास्ट एंड स्लो हमें अपने दिमाग के लिए एक तरह का यूजर मैनुअल देती है ताकि हम इन शॉर्टकट को पहचान सकें और जब जरूरी हो तो लंबा रास्ता अपना सकें। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर सुनने वालों को कुछ बातें याद रखनी हो, तो वो क्या होंगी? मुझे लगता है सबसे पहली बात है अपने 2 सिस्टम्स को पहचानें। जानें कि कब आपकी सहज बुद्धि यानी सिस्टम 1 बोल रही है और कब आपको अपनी तार्किक सोच यानी सिस्टम 2 को सक्रिय करने की जरूरत है, खासकर बड़े फैसलों में। दूसरी बात, पूर्वाग्रहों से सावधान रहें। समझें कि एंकरिंग, फ्रेमिंग और नुकसान से बचने की प्रवृत्ति आपके फैसलों को कैसे गुप्त रूप से प्रभावित कर सकती है। सिर्फ जागरूकता ही पहला बड़ा कदम है। तीसरा, आंकड़ों को कहानी पर तरजीह दें। एक आकर्षक कहानी या एक ज्वलंत उदाहरण के बजाय वास्तविक आंकड़ों और संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। हमारा सिस्टम 1 कहानियों से प्यार करता है, लेकिन सिस्टम 2 को आंकड़े पसंद आने चाहिए। और चौथा, शायद सबसे जरूरी, धीमा सोचें। महत्वपूर्ण फैसलों के लिए रुकें, विचार करें और जल्दबाजी में किसी नतीजे पर ना पहुंचें। अपने सिस्टम 2 को काम करने का मौका दें। बिल्कुल। और एक अंतिम विचार जो ये किताब छोड़ जाती है, हम अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब हम ये स्वीकार करें कि हम गलत हो सकते हैं। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना अच्छा है, लेकिन उस पर आंख बंद करके विश्वास करना खतरनाक हो सकता है। शायद इस किताब का सबसे बड़ा सबक विनम्रता का है। ये समझना कि दुनिया असल में उससे कहीं ज्यादा जटिल है जितना हमारा सिस्टम हमें यकीन दिलाना चाहता है। और ऐसी ही शक्तिशाली किताबों के सारांश और गहन विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।